वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 15 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में है। कार टी सेल थेरेपी आप बोल सकते हो। हाल ही में रिसर्चर्स ने ऐसा बोला कि इंडिया जो पहली बार इंडिजिनियसली यानी कि खुद से डेवलप कर रहा है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, उसके कुछ हमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये सभी प्रकार के कैंसर को ट्रीट करने में कैपेबल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो कैंसर पेशेंट्स हैं इनको ट्रीट किया जा सकता है अंडर दिस थेरेपी। कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो ट्रीट किए जाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये एक सेफेस्ट थेरेपी के तौर पे इंडिया में इवॉल्व हो जाए। ये कोई नई थेरेपी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकाज़ में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इंडिया के अगर किसी पेशेंट को कार टी सेल थेरेपी लेनी होती थी तो उन्हें इन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना पड़ता था। इंडिया में अगर ये अच्छे से डेवलप हो जाए और बढ़िया से काम करने लगे तो यहाँ पर भी इस माध्यम से ट्रीटमेंट लिया जा सकेगा। सबसे पहले तो समझिए कि ये थेरेपी क्या है। थेरेपी समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये कार टी सेल्स क्या होती हैं। ये जो कार टी सेल्स होती हैं ये एक्चुअली में किसी भी पेशेंट का खुद का इम्यून सेल होता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ सेल्स को जनरेट करता है कैंसरस सेल्स को मारने के लिए। अब इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक कैंसरस सेल है, तो जो कार टी सेल्स होती हैं वो जाती हैं और खुद को इससे जोड़ लेती हैं और जोड़ने के बाद एक टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड इस कैंसरस सेल में भेज देती हैं, जिसके बाद ये जो कैंसरस सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरीके से जो कार टी सेल्स होते हैं वो बचाते हैं हमें कैंसरस सेल से। ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं बड़ी बदमाश होती हैं। ये खुद को बचाने का तरीका निकाल लेती हैं। जैसे ये हैं तो कैंसर सेल्स, लेकिन ये कार टी सेल को ऐसे दिखाएंगे जैसे ये हमारी हेल्दी सेल्स हैं। कार टी सेल से बचने के लिए ये एक मुखौटा पहन लेते हैं या खुद को ऐसे शो करते हैं कि ये हमारी खुद की हेल्दी सेल्स हैं। या फिर कई बार ये कुछ ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व कर लेते हैं जिसके माध्यम से जो कार टी सेल्स हैं वो खुद को इन कैंसरस सेल से जोड़ ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में जैसे कि कैंसर सेल ने तो खुद में बदलाव कर लिया, या तो उसने खुद को ऐसे दिखाना शुरू कर दिया जैसे वो हमारी हेल्दी सेल हो, तो कार टी सेल उनको पहचान नहीं पा रही है। या मान लीजिए वो पहचान पा भी रहे हैं तो उन्होंने अपने रिसेप्टर्स में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि जो कार टी सेल्स हैं वो खुद को कैंसर सेल्स के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज करके उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो ये कार टी सेल है हम इसमें चेंजेस करें और उसके बाद इसको बॉडी में फिर से इन्फ्यूज़ करें ताकि अब जाकर ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम ऐसा करते हैं कि हम बॉडी के कार टी सेल्स को निकालेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उसको अगेन बॉडी में एंटर करेंगे, जिसके बाद जाकर वो कैंसर सेल्स को मार सकेगा। इसी पूरी प्रक्रिया को कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट का जो ब्लड है उसको निकाला जाता है, जिसमें से हम टी सेल्स डिराइव कर लेते हैं। जब टी सेल्स हमने निकाल लिया तो हम उसे लैब में लेकर जाएंगे और फिर उसमें चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स ऐड करेंगे। कई बार ये ऐसे हो जाते हैं ना कि इनके रिसेप्टर्स ऐड ही नहीं हो पाते, तो हम इसमें कुछ एडिशनल रिसेप्टर्स लगा देते हैं। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या कार इसको कहा जाता है। तो उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, उसको सिंथेसाइज कर देते हैं और उसके बाद हम ऐसी मिलियंस ऑफ सेल क्रिएट करते हैं। और जब हम ऐसी मिलियंस ऑफ सेल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर इसे एक बार फिर से पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और तब ये जाकर कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में अभी इस पे काम चल ही रहा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल हो गया कि कार टी सेल थेरेपी काम कैसे करती है। ये एक प्रोस्पेक्टिव थेरेपी है जो आने वाले समय में कुछ प्रकार के कैंसर्स को ट्रीट कर पाएगी। जो कार टी सेल थेरेपी है ये थर्ड या सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आपको देना है दीजिए, जब वो काम ना करे तो फिर आप आइए कार टी सेल थेरेपी में। इसमें बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है जो या तो ब्लड या फिर लिम्फ नोड्स को प्रभावित करते हों। जैसे कि जो कैंसरस ब्लड कैंसर होता है आप उसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल इम्यूनोथेरेपी के तौर पे किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये महज डेवलप की जा रही है, इस पे काम चल रहा है। इस प्रकार की थेरेपी में हम ल्यूकेमिया और लिम्फोमा इस प्रकार के जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट कर पाते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड फॉर्मिंग मतलब एक ऐसा कैंसर है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ में होता है, जिसमें बोन मैरो भी शामिल होता है, तो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। जो लिम्फोमा है ये कैंसर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है जो हमारे बॉडी की जर्म फाइटिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है या उसका नेटवर्क डेवलप करता है। तो फिर हमारी बॉडी बहुत
वल्नरेबल हो जाती है बाकी जो जर्म्स हैं उनको लेकर भी लिम्फोमा में। तो इस स्थिति को भी काउंटर करने में कैपेबल होती है ये CAR T सेल थेरेपी। तो CAR T सेल थेरेपी आपने समझा कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर्स में कैपेबल है ट्रीटमेंट में। अब देखिए इसमें होता वही है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें हम कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिन्हें टी सेल कहा जाता है, उन्हें निकाल के लैब में चेंज करके फिर से बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कई बार देखिए जो सेल्स होती हैं इसका इस्तेमाल सेल बेस्ड जीन थेरेपी में भी किया जाता है। सिंपल सी बात है, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा में ये ज्यादा इफेक्टिव है। बातें हो चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं अगर उन्हें कुछ लोगों का समर्थन मिल जाए और लोग उनको बोल दें कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप किसी पार्टी को ज्वाइन मत करिएगा। आप अपनी खुद की पार्टी बनाइए और उसके बन जाइए सुप्रीम लीडर, ताकि आप बन सकते हो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे जो ख्याली सपने होते हैं इनमें आकर लोग आनंद फानन में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उसे इलेक्शन कमीशन के पास जाके रजिस्टर कर देते हैं। ये काम तो देखिए कोई भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये अलाउड है, यू कैन डू दैट। लेकिन केवल इलेक्शन कमीशन में खुद की पार्टी को रजिस्टर कर लेने से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। रिकॉग्नाइज होने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद आपका उत्साह ठंडा हो जाता है, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जो राह है वो इतनी आसान नहीं है, महज पार्टी बना लेने से काम नहीं चलता है, तो आप उस पार्टी के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो पार्टी हो जाती है इनएक्टिव और इलेक्शन कमीशन समय समय पर ऐसी पार्टीज को डीलिस्ट करता रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो बन तो गई हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही हैं, महज ऑन पेपर हैं। तो ऐसी पार्टीज को इनएक्टिव कैटेगरी में डाला जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यही हुआ है हाल फिलहाल में। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में 86 नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट किया, जो सिर्फ पेपर पे थे, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। और 253 पार्टीज को इनएक्टिव डिक्लेयर किया गया है, जो पेपर पे हैं, काम करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो उन्हें इनएक्टिव कैटेगरी में डाला गया है। वो इनएक्टिव हुए तो हो सकता है कुछ समय के बाद उन्हें डीलिस्ट भी कर दिया जाए। अब कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है? अगर कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएं तो उन्हें यह दर्जा दे दिया जाता है, जैसे कि वो खुद को हाल ही में रजिस्टर कर चुके हों, उनके पास इनफ परसेंटेज ऑफ वोट ना हो, असेंबली इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में उन्हें स्टेट पार्टी बनाया जा सकता हो, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, अभी तो उन्होंने जस्ट रजिस्टर ही किया है, तो वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी कि रूप्स होते हैं। ये जो पार्टीज होती हैं इन्हें कोई एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट नहीं होता इलेक्शन सिंबल का, बल्कि जो फ्री सिंबल्स की लिस्ट है उसी में से कोई एक दे दिया जाएगा व्हेन एवर दे विल कंटेस्ट इलेक्शंस। उन्हें वो जो रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं वो भी इनको नहीं मिलती। इन्हें इलेक्टोरल रोल्स की फ्री में कॉपीज नहीं मिलती। ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट फैसिलिटी जो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पे होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, वो इनको नहीं मिलता। और इन्हें सब्सिडाइज्ड लैंड भी नहीं मिलता पार्टी ऑफिस के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज इन्हें नहीं मिलती जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने यूएसएड के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि जंगलों के बाहर पेड़ों की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडाप्टेशन गोल्स में यहाँ से कंट्रीब्यूशन थोड़ा निकल सके। इसमें फीचर क्या रहेगा कि हम फार्मर्स को, कंपनीज को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लेकर आएंगे और हमें 28 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है जंगलों के बाहर, उसमें जंगलों को तो नहीं लगा सकते, मतलब स्कैटर्ड ट्रीज हमें प्लांट करने हैं। इसके माध्यम से हमने एक इनोवेटिव फाइनेंशिंग मॉडल को ऑप्ट करने का प्रयास किया है, जहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से इंक्लूड करेंगे कि वो ट्री बेस्ड एंटरप्राइज को प्रमोट करें, जहां पर हम एक सस्टेनेबल मार्केट डेवलप कर सकें। ये पेड़ जो उगाए जाएं, इनका रूरल, इकोनॉमिक और लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव से भी फायदा हो। इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी एक कंसोर्टियम को, और इस कंसोर्टियम को लीड किया जाएगा C4 के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के द्वारा, और यहाँ पर वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का भी रोल रहेगा। कवरेज की बात करें तो 7 राज्य इसमें शामिल होंगे। दोज विल बी आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि इसके माध्यम से हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ा पाएंगे, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको फायदा मिलेगा, और क्लाइमेट रेजिलियंस भी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेचुरल रबर प्लांटेशन के बारे में है। आप इसे NR प्लांटेशन भी बोल सकते हो। नेचुरल रबर के प्राइसेस 16 महीनों में सबसे नीचे चले गए हैं इंडियन मार्केट में, 150 रुपीज पर केजी के बेसिस पे। क्या होता है ये नेचुरल रबर? नेचुरल रबर एक प्रकार का कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है। एक पौधे की प्रजाति है जो हैविया ब्रासिलियंसिस से इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है रबर निकालने के लिए। तो इसमें आप चीरा लगा देते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं, जिसके बाद इसमें से एक जो लिक्विड है वो निकलता है और उससे ही रबर बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर इस पेड़ को उगाया जाता है,
थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया, ये मेजर कंट्रीज हैं जहां पर नेचुरल रबर प्लांटेशन किया जाता है। इंडियन रबर इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में रहती है। देखिए, केवल पेड़ उगा देने से तो कुछ होगा नहीं। आपने पेड़ उगा दिया और रबर निकाल लिया, लेकिन उसका करोगे क्या आप? पहले तो रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए, और दूसरा उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो इंडिया में वर्क करता है, मतलब रबर प्लांटेशन, उससे रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज और रबर को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स। तो ये पूरा इकोसिस्टम इंडिया में है, जिसके फंडामेंटल्स में रबर का प्लांटेशन यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रबर का प्रोड्यूसर है, और हम दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं ग्लोबली। हम जितना रबर उगाते हैं उससे हमारी पूरी नीड कंप्लीट नहीं हो पाती, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया में जो हमारा कंजम्पशन है वो 40% तो इंपोर्ट से कवर हो पाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो रबर बोर्ड की आई है उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में हम 8,50,000 टन का प्रोडक्शन करने वाले हैं, लेकिन जो कंजम्पशन होगा दैट विल बी 12,90,000 टन, मतलब हमें अभी भी इंपोर्ट तो करना पड़ेगा रबर का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विंडफॉल टैक्स के बारे में है। विंडफॉल गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। विंडफॉल ऐसा लग रहा है कुछ आसमान से गिर जाए, हवाओं के साथ चला आए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार कुछ कंपनीज को अचानक से प्रॉफिट मिल जाता है किसी सिचुएशन की वजह से, उस प्रॉफिट में उनका कोई रोल नहीं है, तो सरकार कहती है अकेले अकेले, उसके बाद सरकार कहेगी कि नहीं नहीं हमको भी टैक्स चाहिए, आप अकेले अकेले सारा प्रॉफिट कैसे कमा लोगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इसके पहले जो विंडफॉल टैक्स लगाया था तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कंपनी को फायदा हो गया तो आप भी आ गए कि नहीं नहीं हमको भी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिफेंड किया है, उन्होंने बोला देखो विंडफॉल टैक्स जो हमने इम्पोज किया है ना वो अपनी मर्जी से नहीं कर दिया है। ऐसा करते वक्त हमने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर से अच्छे से बातचीत करी थी और प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि हम विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। विंडफॉल टैक्स को 2022 में लागू किया गया। ये टैक्स कंपनीज के ऐसे प्रॉफिट पे होता है जो किसी एक्सटर्नल मीन्स से उन्हें अचानक से मिल जाता है, किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से मिल जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। तो जब इंडिया में जो कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी क्रूड ऑयल था, ऑयल के प्राइसेस जब ग्लोबल लेवल पे बढ़े तो उन्होंने दूसरे देशों को ऑयल बेचना शुरू कर दिया। श्रीलंका को तेल चाहिए था तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया जो इंटरनेशनल प्राइस थे उस पर, जबकि उन्होंने खरीदा सस्ता था। तो अब इससे इनको खूब सारा फायदा हो गया। अब इस प्रॉफिट में देखिए, ये जो पूरा फायदा होता है, जो प्रॉफिट उनको हुआ, इसमें फर्म ने एक्चुअली में खुद तो कुछ भी नहीं किया है ना, उनका अपना खुद का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ना तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लगाई है, ना ही इस फायदे को कमाने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस का कोई एक्सपेंशन किया है। ये उनका विंडफॉल गेन है। चूंकि सिचुएशंस में चेंज आया तो उनको प्रॉफिट हो गया, तो फिर सरकार को तो पैसा देना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज डिफाइन करता है विंडफॉल गेन को इस प्रकार से कि ये अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन होता है जिसके लिए कोई भी ना तो एडिशनल एफर्ट किया गया होता है और ना ही एडिशनल एक्सपेंस किया गया होता है। ऑब्जेक्टिव ये है इस टैक्स का कि विंडफॉल टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो फिनोमिनल प्रॉफिट हुआ है ऑयल रिफाइनरीज को, उससे सरकार कुछ अपना प्रॉफिट ग्रैब कर सके। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला ऐसे है जो ऐसे टैक्स लगा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी या तो वो इस प्रकार का विंडफॉल टैक्स इंपोज कर चुके हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो दुनिया भर में होता रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज जिमेक्स के बारे में है। इसका 6ठा एडिशन अभी जापान और इंडिया के बीच में होता है। बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी ने कमेंस किया, इसको होस्ट किया। ये देखिए एक एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में होती है। हर एक्सरसाइज का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब जब दोनों देश एक साथ मिलकर किसी ऑपरेशन में है तो बढ़िया से काम कर सकें। सरफेस, सब सरफेस या एयर डोमेन में दोनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जिमेक्स 22 दो फेजेस में हुआ, एक तो सी फेज और दूसरा हार्बर फेज। हार्बर फेज हुआ विशाखापट्टनम में। सिग्निफिकेंस ये रही कि जिमेक्स की ये 10th एनिवर्सरी है। फर्दर 70th एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। इंडिया जापान के बीच में कुछ और भी एक्सरसाइज होती है जैसे कि धर्मा गार्डियन, ये एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्रीज के बीच में होती है। दूसरा है शिन्यू मैत्री, ये इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G20 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि हम अगले साल 2023 में G20 की लीडरशिप लेंगे, उसकी जो समिट्स वगैरह हैं उनको होस्ट करेंगे। तो ये तो पहले से तय है। G20 को 1999 में फॉर्म किया गया था जब 1990s के दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो आज आसियान के देश हैं वो बहुत तेजी से एक समय में डेवलप करते हैं, इतना तेजी से डेवलप करते हैं कि इन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि जो एशिया का ग्रोथ एजेंडा है वो इस रीजन से डेवलप होकर आएगा। ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरीके से यूरोप ने खुद को डेवलप किया है फंडामेंटली, वेस्टर्न यूरोप ने, बिल्कुल वैसे ही इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया डेवलप करेगा। लेकिन ये
काम या ये प्रोसेस लंबा नहीं गया और 1996-97 के आसपास ये इकोनॉमीज लॉस में जाने लगी, जब इनका जो मार्केट है वहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जाने लगा। खैर ये डिफरेंट मुद्दा है कि आखिर ये क्राइसिस क्यों आया, लेकिन उस क्राइसिस के बाद ये महसूस किया गया कि हमें दुनिया भर की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको एक साथ लाना होगा ताकि हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लेकर आ सकें। इसके लिए मिडिल इनकम कंट्रीज़ का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। इसी बैकड्रॉप में G20 को बनाया गया 1999 में। G20 एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसमें देखिए 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर हो जाती है, 80% ग्लोबल GDP कवर हो जाता है और 75% ग्लोबल ट्रेड इसके एम्बिट में आता है। इसके मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA और EU। स्पेन को परमानेंट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी लेने वाला है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए। इस प्रेसिडेंसी के तहत इंडिया लगभग 200 G20 की मीटिंग्स को होस्ट करेगा इंडिया में अलग अलग जगहों पे। जो G20 के लीडर्स की समिट होगी, जो हाईएस्ट लेवल की समिट होती है, ये 9 और 10 सितंबर को होगी 2023 में और ये मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में। G20 का एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका इसलिए ज़रूरी होता है ताकि G20 की जो पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यूसली बनी रहें। इसमें एक कंट्री होगी जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, एक कंट्री जो पहले थी और एक जो आगे बनने वाली है, तो ये तीनों एक ग्रुपिंग बना के रखते हैं। तो जी ट्रोइका हमेशा वर्क करता रहता है। इसमें वर्तमान में देखिए इंडोनेशिया है जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, इटली जो इसके पहले था और इंडिया जो इसके बाद बनेगा। तो ये ट्रोइका जो अभी है इसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। जब इंडिया को लीडरशिप मिल जाएगी तब इसमें इंडिया रहेगा क्योंकि इंडिया तब प्रेजेंट हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा पास्ट और ब्राज़ील को ऐड कर लिया जाएगा। जब ये ट्रोइका तैयार होगा तो ये एक ऐसा ट्रोइका बनेगा जहां पर तीनों डेवलपिंग कंट्रीज होंगी और ऐसा पहली बार होगा कि G20 ट्रोइका में तीनों कंट्रीज डेवलपिंग होंगे। यहाँ पर देखिए जो इटली है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडोनेशिया और इंडिया तो चलिए डेवलपिंग में आ जाते हैं, लेकिन तब जो अगला बनेगा उसमें तीनों डेवलपिंग होंगे। G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया लेगा तो इसमें एक प्रथा है, एक प्रचलन है कि गेस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया जाता है। तो इंडिया ने भी कुछ प्लान्स बना रखे हैं, जैसे कि हम बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में हम इन्वाइट करेंगे ISA को, CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी हम इन्वाइट करने वाले हैं गेस्ट IU के तौर पर। क्वेश्चन है G20 का यहाँ पर, ऐसे कौन से ये 4 देश हैं जो मतलब इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो कौन सा 4 ऐसा है जो G20 का पार्ट है? सही ऑप्शन है A, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, चारों ही G20 का पार्ट है। अगला आर्टिकल इलेक्ट्रिक हाईवेज के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अभी प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक हाईवेज के लिए। आप ट्रेन देखते हो ना, ट्रेन पटरी पे चलती है और ऊपर तार लगे होते हैं और एक एंटीना होता है जो कनेक्ट करता है उस वायर को इंजन से, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो इंजन तक जाता है और ट्रेन रन करती है। बिल्कुल वैसे मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा रोड्स के ऊपर, जहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक्स आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हो, वो इसके ऊपर जो वायर्स का सिस्टम होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे और खुद को रन करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक हाईवेज होंगे ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं या बसेस हैं उनको रन करने के लिए। तो अब ये रिविजन करते हैं। इंडिया अज्यूम करेगा प्रेसिडेंसी G20 की 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए, ये तो सही है। नेचुरल रबर प्लांटेशन ये टेम्परेट क्लाइमेट में उगाया जाता है, गलत है। ट्रॉपिकल में उगाया जाता है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल में उगाया जाता है, तो गलत हो गया। शिन्यू मैत्री इंडिया श्रीलंका के बीच में, गलत है। इंडिया जापान के बीच में। विंडफॉल टैक्स 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये तो सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।